Hello everyone, welcome back to my channel. This video is basically about the UGC NET aspirants who are just about to clear their JRF or directly the assistant professor in the field of political science. In this video, I will discuss the full syllabus along with the eligibility criteria, or I'll recommend you the best books regarding your subject topic. As you all know that UGC NET exam is the perfect gateway for those who seek to pursue their research or their lectureship from the most reputed college and university in the country. So first of all, let's understand what this UGC NET और ये क्या होता है. So basically जो NTA होता है वो 81 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है. और पॉलिटिकल साइंस उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या उन स्टूडेंट में पॉपुलर होता है जिनका इंटरेस्ट होता है गवर्नेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटिकल बिहेवियर में या एक्सेट्रा उसके थॉट्स में. अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में तो यू शुड अपेयर फॉर द UGC NET पॉलिटिकल साइंस आफ्टर completing your post graduation degree in the same or related field. But before applying for the exam, you must know the important information of UGC NET Political Science 2021 in this video. आपको पता होना चाहिए उससे पहले कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसके बारे में क्या होता है और ये पूरा एग्ज़ाम बेसिकली होता क्या है. सो स्टूडेंट जिनको भी अपने आफ्टर ग्रेजुएशन और पीजी के बाद अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, बेसिकली ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए खासकर है, क्योंकि इसमें जो उनका सब्जेक्ट है जो पेपर 2 होता है उसको मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगी बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेयर में. पैटर्न सेम होता है एग्ज़ाम पैटर्न, लेकिन सिलेबस पूरा अलग होता है. तो UGC NET जो होता है वो साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको एक अभी कुछ होने वाला मई में स्टार्ट हो जाता है और दूसरा होता है आपका दिसंबर के टाइम पे. इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 जो आपका होता है वो होता है आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, और जो पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, जो आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ करा होता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है. अब हम सिलेबस में जानने से पहले इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं. जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है जनरल कैटेगरी के लिए ये 1000 रुपीज़ होता है. EWS यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है या OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए 500 होता है इसका फॉर्म चार्ज. और बाकी जो ST और PH बाकी जो अदर माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए 250 होता है. अब इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं. पास्ड अ पीरियड मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स. आपका जो PG चल रहा होता है वो एटलीस्ट उसमें 55% मार्क्स आपके आने चाहिए. आप अपने ग्रेजुएशन के बाद भी इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका PG कंप्लीट हो तो उसमें आपके 55% मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर हो और आपका ग्रेजुएशन भी 55 से ऊपर ही हो. कैंडिडेट जो होता है वो आपका इसमें आप अपेयर कर सकते हो JRF के लिए लिमिटेड एज होती है, और जो दूसरा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसकी कोई लिमिटेड एज नहीं होती. JRF के लिए 31 ईयर से ज़्यादा वाला इंसान इसको अपेयर नहीं कर सकता है. बाकी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, जो बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज होती है कैंडिडेट की, और 5 साल का गैप भी मिलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बैकवर्ड क्लासेस या जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं. अब हम बात कर देते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में. जो इसका एग्ज़ाम होता है इसमें बेसिकली आपके पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 होता है आपका वो कंपलसरी होता है, वो हर स्टूडेंट का या हर सब्जेक्ट से जो भी होता है उसका वो कंपलसरी पेपर होता है, जिसमें आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है. एक जनरल पेपर होता है. बेसिकली आपका जो ये पूरा टाइम पीरियड होता है, हम टाइम की बात करें तो 3 घंटे का होता है. ये आपके ऊपर होता है, जब आप उसमें सेंटर में बैठते हो तो आप कौन सा पेपर पहले करना चाहते हो या कौन सा बाद में करना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू. पेपर 2 होता है, इट कंसिस्ट 100 क्वेश्चन फ्रॉम योर सिलेक्टेड सब्जेक्ट एंड द टोटल ड्यूरेशन विल बी ऑफ 2 आवर. इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 1 में आपका जो जनरल पेपर होता है टीचिंग वाला उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं. हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है, जो टोटल राउंड ऑफ आपका 300 हो जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेबल जो इसमें बात होती है स्टूडेंट्स की वो होती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. इसका शिफ्ट टाइम होता है, बेसिकली इसमें 2 शिफ्ट चलती हैं एग्जाम में, या तो आपका मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आ जाता है या इवनिंग वाली शिफ्ट में आता है. पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो जो लास्ट ईयर हुआ था, जो मई वाला, जो आपका दिसंबर वाला एंड हुआ था, वो आपका आई थिंक इवनिंग सेक्शन में हुआ था.
पेपर कोड हमेशा ध्यान से भरिएगा। पेपर कोड होता है पॉलिटिकल साइंस का 2। और बाकी वैसे ही आप जब फॉर्म भरते हो वेबसाइट पे तो आपको ऑलरेडी यूजीसी नेट की वेबसाइट पे ऑलरेडी आपको ये सब डाटा दिया हुआ होता है, आपका सब्जेक्ट कोड कौन सा है और पूरा टाइम पीरियड जो होता है इसका होता है 180 मिनट्स का, यानी 3 आवर्स का। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन सा अटेम्प्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको अपेयर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाओगे, तो आपको ऑलरेडी उससे पहले कुछ वीडियोस देख के जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक डेमो मिल जाता है, आपको इजीली हो जाता है कि आप वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको जो उनके आंसर फिलिंग होते हैं, तो वो रेड मार्क, ग्रीन मार्क, वो सब क्या होता है, या आप डायरेक्टली कोई भी नेट पे आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं एग्जाम देने से पहले कि उसकी जो डेमो क्लासेस होती हैं बहुत सारे लोग चैनल्स पे डली हुई होती हैं, जिससे आपको एक हिंट मिल जाता है कि जब आप वहाँ पे एग्जाम देने बैठे तो आपको अगर कुछ स्किप करना है तो आप आगे जाएंगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस में रेड मार्क हो जाता है या ग्रीन मार्क हो जाता है जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में, पेपर 1 के बारे में। इसमें आपके पास 10 यूनिट्स होती है। पेपर का नाम है आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये जो पेपर होता है ये सबका जनरल पेपर होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट को नहीं मिलेगा। पहला यूनिट है इसका टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें पूरे टीचिंग्स के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से लेवल होते हैं, फेजेस होते हैं। अभी मैं आपको बुक भी रिकमेंड करूंगी, पहले आप यूनिट जान लीजिए। सेकंड होता है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड होता है कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ होता है कम्युनिकेशन, फिफ्थ होता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, सेवेंथ आता है आपका डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ आता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नाइन्थ आता है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और टेंथ होता है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपका बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में वो कब स्टार्ट हुए। इनफैक्ट आप जो यूजीसी एग्ज़ाम देते हो तो यूजीसी का कभी कभी आ जाता है कि कब ये स्टार्ट हुआ था, क्या इसके अभी चेयरमैन करेंटली कौन चल रहे हैं। तो ये जो पहला पेपर है ये स्कोरिंग पेपर कहा जाता है। इसमें आप जितना स्कोर कर सकते हो वो आपके मेरिट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अभी पॉलिटिकल साइंस के कुछ टाइम पहले जो अभी हुआ था उसकी मेरिट गई थी अराउंड 170 क्रॉस। अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको 200 क्रॉस ही लाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 02। इसमें भी आपके पास 10 यूनिट्स होती हैं, पर इसमें हर यूनिट के अंदर इनकी सब कैटेगरीज होती हैं। मैं आपको इसमें बुक भी रिकमेंड करूंगी कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन कौन से सैम्पल पेपर लेने चाहिए। उससे पहले हम इसकी यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली यूनिट है इसकी पॉलिटिकल थ्योरी, सेकेंड आती है पॉलिटिकल थॉट, थर्ड आती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फोर्थ आता है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, फिफ्थ आता है आपका आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्स आता है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली कहा जाए तो आपके जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है वो लगभग सारा कवर हो जाता है इस एग्ज़ाम में। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एट्थ आता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, नाइन्थ आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और टेंथ आता है आपका गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। अब हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर यूनिट्स के अंदर क्या क्या सब कैटेगरीज होती हैं टॉपिक की। पहला देखें तो यूनिट 1 जो होती है पॉलिटिकल थ्योरी, इसके अंदर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। ये सारे आपके पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी, वो स्किप हो गया था। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका एग्जाम होता है ये आपका आता है ऑब्जेक्टिव मेथड में, यानी एमसीक्यू आते हैं। हर क्वेश्चन के आपके पास 4 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर फिल करना होता है। बेसिकली जैसे असर्शन आता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके पैसेजेस आते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। आपका डीआई का आता है, डायग्राम आता है, आपका ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा आपका पेपर 1 में होता है। अब देखिए पेपर 2 का जो है सेकंड यूनिट वो होता है आपका पॉलिटिकल थॉट। इसके अंदर भी कुछ अलग अलग सब कैटेगरीज है, जैसे कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी, जॉन, कार्ल, ग्राम्सी, हैना, फ्रांस, माओ एंड जॉन। ये सारे आपके पॉलिटिकल थॉट्स, इनके जो आइडियाज़ होते हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी होती है, किस विचार को लेके करते हैं। और एक और चीज़, जब आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हो तो स्पेशली इनकी जो बुक्स होती हैं या इनकी जो फेमस राइटिंग होती है वो हमेशा नोट डाउन करके रखे आगे। कभी भी उस तरीके से आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकता है इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं। यूनिट 3 की हम बात करें तो वो है आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट।
इसमें जितने भी सारे टॉपिक मेंशन गए हैं उसकी सब कैटेगरीज जो हैं ये धर्मास्त्र, कौटिल्य, रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, औरबिंदो, अंबेडकर, नेहरू, लोहिया, प्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, इनकी जितनी भी आइडियोलॉजी होती है, इनकी जितनी भी मेन बुक्स होते हैं, इनके जो विचार होते हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है जो हमारा एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो जब आप इन्हें पढ़े तो इनको डिटेल वाइज पढ़े। यूनिट 4 आती है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें जो होता है अलग अलग सब कैटेगरीज दिए जाते हैं। जैसे पहला अप्रोचेस है जिसमें इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल कल्चर कैसा होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी होती है, उनके आपस में कंपैरेटिव मेथड्स देखे जाते हैं। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स क्या होता है, स्टेट थ्योरी क्या होती है, पॉलिटिकल रिजाइम क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। देखो सारा रिलेटेड नहीं पढ़ना होता, जो सिलेक्टेड टॉपिक होता है आप उन्हीं को ओवरथ्रो करिए, उनको रिवाइज करिए बार बार, तो आपका हो जाता है। अगर आप सारा टॉपिक लेके पढ़ोगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ पावर हो गया, रूलिंग क्लास, पावर एलाइट्स हो गए, इलेक्ट्रल सिस्टम हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, कौन से मूवमेंट्स हो गए, एनजीओ हो गए, आपके स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। यूनिट 5 की बात करें तो आपकी आईआर होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। इसमें आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपके स्ट्रक्चर क्या है, न्यूलिबरलिज्म क्या है, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, और जो आपकी स्टेट और नॉन स्टेट थ्योरी होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। वॉरफेयर क्या होता है, आपका यूएन का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, उसके एम्स क्या हैं, उसकी कब समिट होती हैं, कब क्या चीज़ें होती हैं, ब्रिटेन सिस्टम क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायलॉग्स क्या है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, G20, ब्रिक्स, ये जितने भी सम्मेलन होते हैं ये कब स्टार्ट हुए थे, कब कब कौन से इम्पोर्टेंट थे, ये सारे आपके जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, एशियन जो संगठन, ये सारा यूरोपियन, अफ्रीकन, और जितने भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो पूरे इसमें बताते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो हमका नेक्स्ट यूनिट जो होता है वो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इसमें आपके जितने भी बेसिकली जो बाहर के रिलेशंस होते हैं वही ज़्यादा ऐड ऑन होते हैं। कब किस कंट्री से कब क्या हुआ था, कब कैसी पॉलिसी साइन हुई थी, कब क्या क्या चेंजेस हुए थे। जैसे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का डेवलपमेंट कब हुआ था, राइजिंग क्या हुआ था, आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे थी, उसमें क्या क्या नॉन अलाइनिंग मूवमेंट हुए थे, नाम जो बोला जाता है, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसीज़, एनपीटी, ये जितने भी सीटीबीटी, ये सारी जो ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं ये सारे यूज़ इसमें होते हैं। जिसमें इंडिया का एंगेजमेंट आता है, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, ये सारे वर्ड जो होते हैं। साग हो गया, आपकी गुजराती डॉक्ट्राइन हो गई, और आप आसपास के जो नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है WTO के साथ, IMF क्या है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, आपका क्लाइमेट चेंज से भी होता है, और अलग अलग आपके इंटरनेशनल टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, और ये जितने भी रेफ्यूजी पॉइंट्स होते हैं जिससे दूसरे देशों के साथ आपके विदेश नीति के जो लिंक होते हैं वो बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करे जाते हैं, इस यूनिट के अंदर बात करी जाती है उनकी। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट 7 की, तो इसमें आता है आपके पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग होती है, कब वो बना था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली होती है, उसका प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हो जाता है, और डेमोक्रेसी क्या होता है, चेक्स बैलेंसेस क्या होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, आपका जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, इनसे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर हो गया, गवर्नर स्टेट होगा, चीफ मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट, आपके पंचायती जो पॉइंट्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन भी, इनके हेड भी आप करंट वाले भी याद रखिए कि रिसेंटली में अभी कौन पोजीशन पे चल रहा हो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है, हु इज़ द रिसेंट या करंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, या इस जो आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं उस तरीके से। ह्यूमन राइट्स के इनके अलग अलग NHRM क्या होता है, और आपकी ऑडिटर जनरल क्या होते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स आते हैं, इनके कुछ आइडियोलॉजीज़ आती है, इनके कुछ पर्टिकुलर टर्म आते हैं, या इनके कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड चीज़ें आती हैं, वो सब आपका इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया की यूनिट में आता है। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करें तो इसके अंदर होती है आपकी पॉलिटिकल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस, लिबरलाइजेशन की प्रोसेस, डेवलपमेंट की प्रोसेस, नॉन पार्टी हो गए, आपके NGOs हो गए, आपके इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हो गए, ह्यूमन डेवलपमेंट का हो गया, या सोशल मूवमेंट्स होते हैं, दलित, ट्राइबल, वुमेन, फार्मर्स। इसमें फार्मर से रिलेटेड अभी भी जो रिसेंटली चल रहा है उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो करेंट अपडेट भी रखा करें जो भी चल रहा होता है।
सिविल सोसाइटीज़ हो गए, अलग अलग नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशंस हो गए, सोशल एक्शंस ग्रुप्स हो गए। तो जितनी भी आपकी स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे प्रोसेस चल रही होती है, उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपकी जो भी इकोनॉमी वगैरह ये सब चल रहा होता है। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करें तो जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपका बेसिकली उसका मीनिंग हो गया, एवोल्यूशन हो गया, पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस हो गया। वहाँ पे लिखने को नहीं आता, वहाँ पे आपको ऑप्शनल ही आना है, लेकिन इनके पॉइंट्स आ सकते हैं जो मिसिंग होते हैं। आपकी थ्योरी हो गई, डिसीजन मेकिंग थ्योरी हो गई, आपकी रेशनल चॉइस थ्योरी हो गई। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपको क्लियर होना चाहिए। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये एलपीजी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। थ्योरीज हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, लीडरशिप की थ्योरी, मोटिवेशन की थ्योरी, जितने भी ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हो गए, ये सारे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, लोक प्रशासन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका यूनिट 10 जो है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इसमें हम बात करें तो इसमें स्टेट का क्या रोल होता है, गवर्नेंस का रोल क्या होता है, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, और ओम्बड्समैन क्या है, लोकपाल क्या है, आयुक्त क्या है। हमारे जो ये एक्ट होते हैं आरटीआई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर जब लगाया गया था, पंचायती राज सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, पंचायती राज हो गया, हमारी जो ग्रास रूट होती है, और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो गई, ई गवर्नेंस हो गया, नीति आयोग हो गया, जन सुनवाई, सोशल ऑडिट, मनरेगा, एनएचआरएम, ये सारी जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ होती हैं पब्लिक पॉलिसीज़ डेवलपमेंट के लिए, वो सारी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपकी यूनिट 10 में कवर हुए हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो ये तो बात थी पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 1 to 10 की। अब हम बात करते हैं इनकी बुक्स के लिए कि कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहती है इन चीज़ों के लिए। पेपर 1 की बात करें तो हम देखो पेपर 1 की सबसे बेस्ट बुक जो कही जाती है वो है KVS मैदान। ये आपको सारी बुक्स फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, और अगर आपके पास कोई स्टोर है तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अब मई वाला जैसे होने वाला है तो उसके लिए तो आप रिवीजन स्टार्ट करिए, बट जो अभी दिसंबर के लिए अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग अभी अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। पेपर 2 की बात करें तो अब इसमें हर चैप्टर के हिसाब से, हर यूनिट के हिसाब से कुछ सिलेक्टेड बुक्स मैंने चूज़ करी हैं। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको एक ओवरव्यू भी बता दूंगी कि इन सारे ऑप्शंस में आप कौन से लें। तो पहला पेपर जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, इसके अंदर 2 बुक्स, वैसे तो बहुत सारी आती हैं बट मुझे ये 2 बेस्ट लगती हैं। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी हो गई ओपी गावा की, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हो गई एंड्रयू हेवुड की। इसमें आपको एंड्रयू हेवुड की किसी कुछ जो बुक्स होती हैं वो आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाती हैं, तो आप उसको भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और कुछ होती हैं वो नहीं मिलेंगी, वो आपको डायरेक्टली बाय ही करनी पड़ेंगी। सेकेंड है पॉलिटिकल थॉट की, उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है ओपी गावा का। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है फ्रॉम एंशिएंट ग्रीन्स टू मॉडर्न टाइम शेफाली झा का। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सोक्रेटिस एंड द एज ऑफ आइडियोलॉजी ब्रेन एल नेल्सन का। JP सूद की, PD शर्मा की, BL फड़िया की, इन सब की बुक्स आती हैं पॉलिटिकल थॉट के ऊपर। थर्ड की बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी ओपी गावा की बुक ज़्यादा चलती है। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया विद्युत चक्रवर्ती और राजेंद्र कुमार पांडे, या मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया डॉक्टर VP वर्मा। फोर्थ की बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की JC जौहरी की सबसे बेस्ट बुक आती है। हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें, इसमें ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो गया जो आपकी जॉन बेल, स्टीव स्मिथ और पेट्रिक ओवेंस की है। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो पवनीत सिंह की है। और थर्ड है आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस इन 21st सेंचुरी पुष्पेश पंत की, और इंटरनेशनल रिलेशन हो गई VN खन्ना की। नेक्स्ट जो आती है आपकी वो होती है आपकी इंडियंस फॉरेन पॉलिसी जो राजीव सिकरी की है। चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी, रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इनके आई थिंक किसी किसी के हिंदी मीडियम, किसी का इंग्लिश मीडियम, वो आप नेट पे चेक कर लीजिए। वैसे इंग्लिश तो इन सबकी अवेलेबल है, हिंदी भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है आपकी पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 7 जो होती है इंडियन पॉलिटिकली M लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक होती है। नेक्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल प्रोसेस, इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स, साहित्य भवन, डॉक्टर BL फड़िया एंड डॉक्टर कुलदीप फड़िया। ये भी बेस्ट बुक है इस पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के लिए।
इंडियन पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग, MP सिंह की ये बुक आती है इस पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट वाला जो है M लक्ष्मीकांत की, इनकी बुक भी सबसे बेस्ट है। आप इंडियन पॉलिटी के लिए ले लीजिए, चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ले लीजिए, इनकी बुक सबसे सही है। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवस्थी और माहेश्वरी की, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की, ये भी अच्छी है। और गवर्नेंस इन इंडिया फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस करके एक बुक आती है आपकी, जो लास्ट यूनिट है फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, पूरा ये टॉपिक लिखा हुआ आता है M लक्ष्मीकांत की। वो आपको गवर्नेंस इन पॉलिटिकल करके नहीं आएगी, वो आपको ये पूरा हेडिंग आएगा, गवर्नेंस इन इंडिया फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन M लक्ष्मीकांत। सारी बुक्स आपको आपके कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे, जितने भी ये फ्लिपकार्ट अमेज़न वगैरह होती हैं इन पे आपको अवेलेबल मिलेंगी सारी बुक्स, तो आप वहाँ से भी इनको बाय कर सकते हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं इसके सैम्पल्स की, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मॉक सीरीज़ और आपको सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना ज़रूरी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, R गुप्ता की आती है, वो भी आप ले सकते हो, या KVS मैदान की भी आती है पेपर 1 के लिए। और आप जब KVS मैदान की बुक लोगे तो उसमें ऑलरेडी एट द एंड में कुछ सैम्पल पेपर ऑलरेडी दिए रहते हैं, उसको कैसे आप सॉल्व करोगे विद आंसर्स भी दिए होते हैं, तो आपको इजी हो जाता है कि आपने जो करा है वो सही है या नहीं। या 50 सॉल्व पेपर आते हैं 2004-2019 तक के, और इनफैक्ट अब 20 भी ऐड हो सकता है क्योंकि वो जा चुका है। दिशा की बुक आती है, उपकार के आते हैं, अरिहंत के आते हैं, ट्रूमैन की स्पेसिफिक सीरीज आती है पॉलिटिकल साइंस की। कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाता है कि आपका जो मॉक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने प्रिपेयर करा है वो डन है या नहीं। उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, और जितने भी अपने पॉइंट्स अपने नोट्स बनाइए, नोट्स से आपको ईजिली हो जाता है, ताकि लास्ट टाइम पे आप सम अप कर ले कोई से भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको एटलीस्ट रिवाइज करें, और इससे आपका पूरा क्लियर हो जाता है। तो ये थी वीडियो UGC नेट पॉल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो अपेयरिंग कर रहे हैं JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी अपने लिंक्स दिए हुए हैं, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ DM कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द सेम डे। और अगर स्किप हो जाता है तो आप मुझे नीचे वाले अकाउंट में भी DM कर सकते हैं, अपनी बता सकते हैं बातें कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, किस में क्या पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है आपको। तो ये था UGC नेट पॉल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगे। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर करना ना भूलिए, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। एक और चीज़, अगर आपको कोई सिलेबस क्लियर नहीं हो पाता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी सिलेबस का लिंक दे दिया है, उससे आप डायरेक्टली उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।